हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। अपने जो टॉपिक है आज ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट अपना आ चुका, राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झील, और उसी पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की प्रमुख झील, और वो झील कौन सी रहेगी? मीठे पानी की झील रहेगी। अगले जो पहले पार्ट के अंतर्गत अपन ने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की सारी झीलें थी मीठे पानी की, उनको पढ़ा। आज अपन उस मीठे पानी की झील को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज जो पहली झील अपन को पढ़नी है वो झील अपनी हो गई राजसमंद झील। आज जो अपन को पढ़नी है वो झील कौन सी है? राजसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में आएगी? तो ये राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आएगी। यानी इसका जो नाम है वो नाम जिले से ही आपको पता चल रहा है कि राजसमंद झील है। आपको जो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट राजसमंद हो गया, लेकिन इस झील का जो उपनाम है वो उपनाम आपको ध्यान रखना है। इस झील का जो उपनाम है वो है उपनाम, इसे कहते हैं राज समुद्र। राज समुद्र के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो राज समुद्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजसमंद के अंतर्गत है, या राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद में नाम से पता चल रहा है। अब देखो, इसके अंतर्गत बात आती है कि इस झील का निर्माण किसने कराया। सबसे बड़ी बात, इस झील का जो निर्माण कराया वो निर्माण किसने कराया? तो इस झील का निर्माण कराया था मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने झील का निर्माण करवाया था 1662 ईस्वी। 1662 ईस्वी के अंतर्गत इस झील का निर्माण कराया, और ये महाराणा जो राज सिंह था, इस महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण कराया। आपको पता है, महाराणा राज सिंह मेवाड़ के अंतर्गत जिस प्रकार से महाराणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए या महाराणा प्रताप हुए, उसी प्रकार से आखिरी मेवाड़ी शासक था जो बहुत प्रतिभाशाली था, महाराणा राज सिंह था। और इसने आपको पता है विजय कटकातु की उपाधि भी धारण की थी। इसी शासक ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था सन 1662 ईस्वी के अंतर्गत है। अब बात करते हैं इस झील की जो विशेषता है वो विशेषता कौन सी है। विशेष बात अगर इसकी करें कि विशेष के अंतर्गत ये क्या है, तो देखो दो चीज़ें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। पहली तो ये है कि ये झील राजस्थान की यानी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी आपको पता है कि ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर यहाँ से अगर ये पूछ ले आपसे कि पहली झील कौन सी है, तो पहली झील थी जो अपने पहले वाले वीडियो में डाल रखी है, वो झील कौन सी थी? जयसमंद झील थी। तो आप ध्यान रखना, पहली झील जयसमंद है, और ये झील दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजस्थान की, जो राजसमंद झील आती है। अगली अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता देखो, ये झील NH 8 पर स्थित है। राजस्थान के अंतर्गत ये झील जो है वो किस NH के ऊपर स्थित है? तो ये झील NH 8 यानी NH 8 जो राजस्थान के 6 जिलों से निकलता है, उस NH 8 पर ये स्थित है। और NH 8 से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि राजस्थान का सबसे व्यस्त जो मार्ग है वो मार्ग भी कौन सा आता है? NH 8। बाकी भारत के और राजस्थान के अपन प्रीवियंट पढ़ेंगे, उसमें NH 8 का बहुत बड़े क्वेश्चन है जो एग्जाम बनते हैं, उनमें उनके अपन चर्चा करेंगे। अभी राजसमंद झील का आपको पता है, याद रख लेना, NH 8 के ऊपर ये स्थित झील है। अगली बात करें इसके अंतर्गत है, इस झील से और क्या प्रश्न बनते हैं? विशेषताओं के अंतर्गत है। तो विशेषताओं के अंतर्गत देखो, अगला जो प्रश्न बनता है कि झील का उत्तरी भाग, यानी ये जो झील है, इस झील का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग नौचौकी भाग कहलाता है। नौचौकी भाग कहलाता
हैं। तो 9 चौकी भाग कहलाता है। तो 9 चौकी भाग किस झील पर स्थित है? तो उत्तरी झील का उत्तरी भाग है, यानी 9 स्टेप के अंतर्गत ये आता है। इस कारण ये भाग जो कहलाता है ये 9 चौकी भाग के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिए। आप देखो इस 9 चौकी भाग पर आपको जो विशेषता याद रखनी है कि 9 चौकी भाग पर एक प्रशस्ति लिख रखी है, वो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लिखी हुई है और ये राज प्रशस्ति, इस प्रशस्ति को जो अगर इसकी विशेषता की बात करें इस प्रशस्ति की, तो इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है कि सबसे पहले इस प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो लेखक किसका है? जिसका नाम आता है रणछोड़ भट्ट। इसके जो लेखक है वो लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। और इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। और इस प्रशस्ति के अंतर्गत जो श्लोक है वो श्लोक की संख्या 917 है। इसके अंतर्गत जो श्लोक की है वो श्लोक कितने हैं? 917 है। और 2 विशेषता इसकी और बनती है। एक इसकी विशेषता है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और विश्व की यानी इस प्रशस्ति के अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास लिख रखा है। बताया जाता है महाराणा राज सिंह ने इसकी प्रशस्ति का लिखवाई थी रणछोड़ भट्ट से, और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिख रखा है। ये प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। और इस प्रशस्ति में ध्यान रखना 25 छोटे बड़े शिलालेख हैं, यानी इसके अंतर्गत 25 छोटे बड़े शिलालेखों के अंतर्गत ये राज प्रशस्ति लिखा रखी है। और इसके अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास है। रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है। और ये लिखी गई कब है? तो ये लिखी गई थी ये महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में। और इसकी भाषा आपसे पूछी जा सकती है, संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर ये देखो आप, ये जो प्रशस्ति है वो प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति है। अगर बात करें अपन अलग से नोट के अंतर्गत है, तो नोट में देखो एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राय प्रशस्ति। एक जो प्रशस्ति है वो राय प्रशस्ति है। और राय प्रशस्ति जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई कहाँ पे है? तो ये लिख रखी है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंतर्गत, यानी जो जूनागढ़ का किला है उसके मुख्य द्वार सूरजपोल के पीछे जो लिख रखी है वो कौन सी लिख रखी है? राय प्रशस्ति। और ये राय प्रशस्ति को जो लिखाने वाला जो शासक है जिसका नाम है राय सिंह। यहाँ पे राज सिंह है और यहाँ पर जो है बीकानेर के अंतर्गत है वो राय सिंह है। राय सिंह के काल में ये लिखी गई थी। और इसके जो लेखक है वो लेखक आता है जयता। जयता इसके लेखक आते, ध्यान रखिए। तो राय प्रशस्ति अलग है और राज प्रशस्ति अलग है, जिसको आपको ध्यान रखना है। राय प्रशस्ति बीकानेर के अंतर्गत है और राज प्रशस्ति राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिए। अगली विशेषता की बात करें इस झील से और क्या प्रश्न बन रहे हैं, तो देखो इस झील के पास के अंतर्गत, इस झील के पास के अंतर्गत एक मंदिर बन रखा है पाल के ऊपर, और वो मंदिर आता है, वो आता है गेवर माता। गेवर माता का मंदिर। बताया यूँ जाता है कि ये झील का महाराणा राज सिंह ने इसका जब निर्माण करा रहा था उस समय इस झील के सुबह कार्य शुरू होता और शाम को पानी के बहाव से वो टिक नहीं पाता था, बह जाता था। तो इन्होंने किसी से पूछताछ की और लास्ट इसका निर्णय निकला कि इस झील की नींव कोई कुंवारी लड़की जिसके बाएं गाल पर तिल होगा, अगर वो रखेगी तो शायद ये झील सक्सेस हो जाए। तो महाराणा राज सिंह ने
इस घेवर भाई को ढूंढा और घेवर भाई जो गुजरात के अंतर्गत थे, जिसको यहाँ लाया गया और इसने इस जेल की नींव रखी। नींव रखने से ये जेल सक्सेस हो गई थी। बाद में घेवर भाई जिस लड़के से प्रेम करते थे, जिस राजकुमार से प्रेम करते थे, उसका निधन हो गया। उसकी वजह से ये यहीं सते हुए थे। तो इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वो इस जेल के किनारे है। तो देखो घेवर माता से जो विशेषता बन रही है वो विशेषता दो। एक तो इन्होंने राजसमंद जेल की नींव रखी, यानी राजसमंद जेल की नींव रखी। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी जो IMP विशेषता है और वो है कि इसे राज्य की एकमात्र कुंवारी सती माता कहते हैं। इसे राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती माता कहते हैं। वो कौन सी माता है? घेवर माता है। और राजस्थान के अंतर्गत ध्यान रखना, रानी सती माता का मेला। राजस्थान के अंतर्गत रानी सती माता का जो मेला लगता है, ये मेला लगता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। इसका जो मेला लगता है, ये मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। यानी रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू के अंतर्गत है और झुंझुनू के अंतर्गत ये रानी सती माता प्रसिद्ध वहाँ पे, इनका मेला वहाँ लगता है। बात अगर कुंवारी की पूछे तो वो कुंवारी अपने हो जाती है। राजसमंद जेल के पास में इसका मंदिर बना हुआ है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखिए। राजसमंद जेल का जिला नहीं पूछाएंगे क्योंकि इसका नाम ही राजसमंद है। यहाँ एक शहर पूछ सकते हैं, यानी कस्बा पूछ सकते हैं, और वो है कांकरोली। और कांकरोली यानी राजसमंद के अंतर्गत। तो कांकरोली के अंतर्गत ये जेल स्थित है, ध्यान रखना। राजनगर और कांकरोली के मध्य है, लेकिन क्षेत्र कांकरोली आता है। और कांकरोली में देव भी आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्गत टायर ट्यूब का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो कारखाना कहाँ पे है? कांकरोली के अंतर्गत आता है, टायर ट्यूब का कारखाना। अब एक विशेषता इस झील से और बन रही है, वो बन रही है कि इस झील के अंतर्गत किस नदी का पानी आता है। अगर आपसे नदी पूछ ले तो यहाँ पे नदी है छोटी गोमती। छोटी गोमती नदी का पानी इस झील के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे नदी पूछे तो छोटी गोमती करके आए, ध्यान रखिए। अब देखो लास्ट, और इस झील के बाद अगर राजसमंद के अंतर्गत अगर एक बात और करें अपन, तो राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक झील और है। और उस झील का जो आपको नाम याद रखना है वो नाम याद रखना है नंदसमंद झील। झील का जो नाम है वो नाम कौन सा है? नंदसमंद झील। और नंदसमंद झील है, ये भी कहाँ आती है? राजसमंद के अंतर्गत ही आती है। और इस नंदसमंद झील को कहते हैं राजसमंद की लाइफ लाइन या जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है वो इस नंदसमंद झील को कहा जाता है। तो राजसमंद झील के साथ में आपको नंदसमंद झील भी ध्यान रखनी है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में दो ही मुख्य मीठे पानी की झील है, एक नंदसमंद है और एक राजसमंद है। नंदसमंद को राजसमंद जिले की जीवन रेखा अर्थात लाइफ लाइन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आप इस झील को नोट्स साथ में बना सकते हैं या एक दो बार इनको देख के आप आराम से याद हो जाएगी। बड़ा ज़्यादा विशेषता इनकी नहीं है। नया प्रश्न इससे बन के आ सकता है। NH 8 के ऊपर ये स्थित है, ध्यान रखिए। आगे और देखिए कौन कौन सी झील है। न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके मिलेगा। चाहे रिट हुआ,
कोई सा भी एग्ज़ाम, ग्राम सेवक, पटवारी, जिसमें भी राजस्थान जीके है तो पूरा का पूरा राजस्थान जीके इस अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। कोशिश करेंगे, अभी ज्योग्राफी चल रही है, थोड़े दिन बाद में हिस्ट्री के भी अपने पास में वीडियो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए इनके अंतर्गत अगली जो झील है वो झील है नक्की झील। मीठे पानी की अगली बात करें तो झील अपनी नक्की झील। तो नक्की झील राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो नक्की झील देखो राजस्थान में आबू सिरोही, आबू सिरोही के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत नक्की झील स्थित है। अगर जिला अगर आपसे पूछे तो यह है। अब देखो बात करें इनकी विशेषता, यानी सबसे पहले निर्माण की बात करें तो निर्माण है मान्यताओं के अनुसार, यानी मान्यताओं के अनुसार अगर माने तो इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया। तो ये एक लाइन इस झील के ऊपर लिखी हुई है, यानी ऐसा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण प्राचीन टाइम में देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण कराया, ऐसी धारणा इस झील के ऊपर बनी हुई है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान की कौन सी झील है जो देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनी हुई है, तो वो कौन सी नक्की झील है, ध्यान रखिए। अब बात करें इस झील से कि विशेषता, यानी विशेष इस झील से प्रश्न क्या बन रहे हैं। तो विशेष के अंतर्गत देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, राजस्थान की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो झील कौन सी है? तो नक्की झील है। और अगर यहाँ पे देखो ध्यान रखें, अगर नीचे यानी समुद्र तल से नीचे सर्वाधिक नीचे स्थित झील पूछे आपसे तो खारे पानी की है, जिसको अपन को पढ़ना बाकी है। और वो झील कौन सी है? सांबर झील, फुलेरा, जयपुर है, ध्यान रखिए। सर्वाधिक नीचे पूछे तो अगर नीचे पूछे और उस टाइम में अगर सांबर ऑप्शन नहीं है और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ अगर ऑप्शन है, मीठे पानी की घग्गर नदी के ऊपर है तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तो आप हनुमानगढ़ वाली को करके आए। यदि सांबर ऑप्शन में नहीं है और सांबर ऑप्शन में है तो प्राथमिकता अपनी सांबर होती है। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पूछे तो वो झील है कौन सी? नक्की झील है, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे अगर ऊंचाई पे बांध की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित बांध कौन सा है? तो जाखम बांध प्रतापगढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़ सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत वो बना हुआ बांध है जाखम नदी के ऊपर, जो लगभग समुद्र तल से 81 मीटर राजस्थान का ऊंचा बांध है, ध्यान रखिए। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। तो ये ऊंचाई पर स्थित झील है, ध्यान रखिए। अब देखिए आगे, जैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत है कि अपन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो तापमान घटता है और नीचे वायुदाब बढ़ता है। तो ये ऊंचे स्थित होने के कारण तापमान घटता है और तापमान घटेगा तो सर्दियों के अंतर्गत इस झील के अंतर्गत पानी अक्सर जम जाता है। तो ये लाइन भी इस झील के अंतर्गत आती है कि राजस्थान की एकमात्र झील है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है। यानी ऐसी धारणा है कि जब सर्दियों के अंतर्गत तापमान घटता है ऊंचाई पे तो ये झील के अंतर्गत जो पानी है वो पानी जम जाता है, यानी बर्फ जैसा हो जाता है। तो एकमात्र झील है जिसके अंतर्गत पानी जमता है, वो कौन सी झील आती है? नक्की झील सिरोही आबू के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखें। अब आगे देखो इस झील से और क्या विशेषता इनके अंतर्गत है, तो वो विशेषता ये है कि ये झील ये आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है। लेकिन आबू सिरोही का जो प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम है अबूर्दा, अबूर्दा प्रदेश, यानी चंद्रावती अबूर्दा प्रदेश।
तो अबूर्दा प्रदेश के अंतर्गत ये कभी एग्जाम प्रश्न ये आ जाता है कि अबूर्दा प्रदेश यानी नक्की झील किस प्रदेश के अंतर्गत है, और प्राचीन जो नाम आए तो अबूर्दा यानी सिरोही है, ध्यान रखना। और अबूर्दा से ही आपको ये ध्यान रखना इस झील के किनारे, इस झील के किनारे तो नहीं कह सकते, पास के अंतर्गत इस प्रदेश के अंतर्गत देवी का जो मंदिर बन रखा है वो कौन सी है, अबूर्दा माता। तो अबूर्दा माता का जो मंदिर है वो नक्की झील के पास में है, सिरोही के अंतर्गत है। और इस अबूर्दा माता को आपको ध्यान रखना है, और इस अबूर्दा माता को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी जो कहते हैं वो वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन अबूर्दा माता को। और ये आपको ध्यान रखना है, थार की वैष्णो देवी अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता जैसलमेर है, और राजस्थान की वैष्णो देवी अगर पूछे आपसे तो कौन सी हो जाती है, अबूर्दा माता सिरोही आती है। ये आपको ध्यान रखें। अगली विशेषता की बात करें इनके अंतर्गत है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है इस झील के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत ग्रासीय जनजाति आबू और पिंडवाड़ा के अंतर्गत सर्वाधिक निवास करते यानी सिरोही। राजस्थान की जनजातियों का अपना वीडियो जरूर बनाएंगे राजस्थान के कल्चर से जोड़ के या हिस्ट्री से कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो देखो जनजातियों के अंतर्गत शहरीय जनजाति तो निवास करती है किशनगंज और शाहबाज बारा के अंतर्गत, और ग्रासीय जनजाति जो सर्वाधिक निवास करती है वो आबू और पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत निवास करती है। तो देखो सिरोही के अंतर्गत ये झील स्थित है, तो आपको जो ये याद रखना है वो याद रखना है कि ग्रासीय जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन, ग्रासीय जनजाति अपने अस्थियों का जो विसर्जन करती है वो किस झील के अंतर्गत करती है, तो नक्की झील के अंतर्गत करती है। अति IMP लाइन है, ध्यान रखना। ग्रासीय जनजाति अपनी अस्थियों का जो विसर्जन करती है वो विसर्जन किस झील के अंतर्गत करती है, तो वो करती है अपने नक्की झील के अंतर्गत करती है। और ग्रासीय राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, तो वो निवास करते हैं आबू पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत करते हैं, ध्यान रखिए। अगला देखो इस झील से और विशेषता की अगर अपन बात करें तो और विशेषता के अंतर्गत देखो नंबर 1 विशेषता है झील के पास, झील के पास। अब झील के पास आपको 1, 2, 3 और 4 चीजें आपको याद रखनी है। 4 चीजें कैसे याद रखनी है, पहला तो यहाँ पे सनसेट दृश्य देखने लायक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी कि इस झील के किनारे यानी पास के अंतर्गत ये सनसेट दृश्य देखने लायक है। और राजस्थान में आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में सन सिटी किसे कहते हैं यानी सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं राजस्थान में सूर्य नगरी। सनसेट दृश्य देखने लायक है वो आता है अपने सिरोही के अंतर्गत नक्की झील के पास में। उसके बाद यहाँ पर 3 चट्टानें स्थित है इस झील के पास में जो देखने लायक है, अलग कला से इनके अंतर्गत बनी हुई है। जैसे नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे है टॉड रॉक चट्टान। नंबर 1 की बात करें यहाँ पे तो टॉड रॉक है। अगली की बात करें यहाँ पे तो नन रॉक चट्टान, और लास्ट की बात करें तो नंदी रॉक चट्टान। यानी 3 चट्टानें झील के पास में देखने लायक स्थित है। और इनकी अगर विशेषता की बात करें कि ये क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध है इनके अंतर्गत, तो आप इस ननरोक को ध्यान रखें। इस ननरोक को जो उपनाम दे रखा है चट्टान का, वो उपनाम दे रखा है इसको कप्पल चट्टान। कप्पल चट्टान दे रखा है क्योंकि ये इस चट्टान की जो आकृति है वो आकृति है महिला घूंघट निकाले हुए।
महिला घूंघट निकाले हुए के समान प्रतीत होती है, वो कौन सी रॉक है? नन रॉक चट्टान, ध्यान रखना। और इस चट्टान को कप्पल चट्टान के नाम से भी पुकारा जाता है। टॉड रॉक है, इसकी आकृति मेंढक के समान है। जो टॉड रॉक है इसकी आकृति मेंढक के समान है, और नंदी रॉक चट्टान है, इसकी आकृति बैल के समान है। यानी आकृतियों में से बात करें इनके अंतर्गत है तो टॉड रॉक जो चट्टान है इसकी आकृति मेंढक के समान है। नन रॉक जो चट्टान है जिससे उपनाम में कप्पल चट्टान के नाम से भी पुकारा जाता, और ऐसा प्रतीत होता कि महिला घूंघट निकाले हुए इसकी आकृति बताई जाती है, चट्टान के नक्की झील के पास में स्थित है। और नंदी रॉक की बात करें तो इसकी जो आकृति है वो बैल के समान इसके अंतर्गत है, ध्यान रखिए। आपको जो मुख्य रूप से इस झील से अगर कोई याद रखने चीज है तो याद है, ग्रासिया जनजाति अपने अस्थियों का जो विसर्जन करती है वो विसर्जन किस झील के अंतर्गत करती है? तो नक्की झील में करती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए आगे, ये झील की इतनी विशेषता है, आगे और राजस्थान में कौन कौन सी झील है तो उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए आप, राजस्थान में मीठे पानी की और जो प्रमुख झीलों के अंतर्गत है वो झील ले लेते हैं अपन। झील का हो गया अपनी आना सागर। आना सागर झील, आना सागर झील, ये आना सागर झील राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो आना सागर झील अपने हो गई अजमेर। आना सागर जो झील है वो झील राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? अजमेर के अंतर्गत आती है। और इस झील का निर्माण, अगर आप निर्माण की बात करते हैं तो इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण हुआ था सन 1137 ईस्वी। 1137 ईस्वी में अर्णोराज चौहान ने इस झील का निर्माण कराया। अर्णोराज चौहान ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। और इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कब हुआ? 1137 ईस्वी के अंतर्गत होता है। ये मुख्य प्रश्न है, इनमें से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे इस झील से और क्या विशेषता है, तो देखो इस झील के अंतर्गत जो नदी आती है वो नदी कौन सी है? तो इस झील के अंतर्गत नदी है चंद्रा नदी। नदी की बात करें तो इस झील के अंतर्गत जिस नदी का पानी आता है वो नदी कौन सी है? चंद्रा नदी है। अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है तो चंद्रा का है। अगर चंद्रा ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है और बांडी अगर ऑप्शन के अंतर्गत है तो आप बांडी नदी भी करके आ सकते हो, क्योंकि बांडी नदी का भी पानी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन प्रमुख आपको जो याद रखना है वो चंद्रा नदी, ध्यान रखें। आगे देखो इस झील की और क्या विशेषता इनके अंतर्गत है, तो प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत बात करें आगे, तो इस झील के पास यानी झील के पास यानी पीछे की तरफ, इस झील के पास पीछे की तरफ एक बाग बन रखा है और उस बाग का नाम है दौलत बाग। दौलत बाग बन रखा है और इस दौलत बाग का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण यानी इसको बनवाने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम क्या आता है? जहांगीर। जहांगीर ने बनवाया, यानी जहांगीर ने इस दौलत बाग को
बनवाया गया था, तो ध्यान रखना। लेकिन इसी दौलत बाग का वर्तमान नाम, यानी इस बाग का नाम चेंज हुआ और इस बाग का जो वर्तमान नाम है वो वर्तमान नाम क्या आता है, तो सुभाष उद्यान। वर्तमान में इस बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले ये जहांगीर ने दौलत बाग के रूप में इसका निर्माण करवाया था और वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो इस बाग से और क्या विशेषता है एग्जाम के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे बाग के अंतर्गत एक झरना बन रखा है जिसका नाम है चश्मा ए नूर झरना। एक तो यहाँ पे चश्मा ए नूर झरना इस बाग के अंतर्गत बन रखा है और दूसरी विशेषता ये यहाँ ये आती है कि नूरजहाँ की माँ और इस नूरजहाँ की जो माँ थी जिसका नाम था असमत बेगम ने इसी बाग से गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार जो किया था वो आविष्कार इसी बाग से हुआ और करने वाली कौन सी बेगम थी, तो वो थी असमत बेगम, नूरजहाँ की माँ। और ये नूरजहाँ कौन थी, तो आपको पता है हिस्ट्री के अंतर्गत ये जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी थी, यानी असमत बेगम जहांगीर की सासू माँ हो गई, जिसने गुलाब से इत्र बनाने का जो आविष्कार किया वो आविष्कार कहाँ किया, तो दौलत बाग के अंतर्गत किया था। ये आपको ध्यान रखिए। और एक और विशेषता की अगर बात करें अपन, हालांकि दौलत बाग से वो जुड़ी हुई कम है, लेकिन एग्जाम में अगर उनका प्रश्न कभी घूम के आ जाए तो देखो सर थॉमस रो जब भारत आया इनके अंदर, उस समय अपने भारत में दिल्ली सल्तनत पर जो शासक था वो कौन था, जहांगीर था। तो वो जहांगीर से मिलने जब भारत आया था और उनकी जो मुलाकात हुई जहांगीर की और सर थॉमस रो की, वो मुलाकात हुई थी मैगजीन का किला अजमेर के अंतर्गत। मैगजीन का किला अजमेर में उनकी मुलाकात हुई। तो बताया यूँ भी जाता है कि मैगजीन के किले में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इनके बीच में जो बातचीत होती है, वो बातचीत करने इस दौलत बाग में चले जाते और वहाँ पे बताते बैठ के काफ़ी कुछ बातचीत की थी। लेकिन ये कोई एग्ज़ाम हिसाब से ज़्यादा एमपी नहीं है, ध्यान रख लेना कभी आ जाए तो एक विशेषता ये है। आगे अगर बात करें झील से और, तो झील की पाल पर एक शासक है, यानी जहांगीर का बेटा, जिसका नाम क्या आता है, शाहजहाँ। जहांगीर का बेटा जिसका नाम क्या आता है, शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने आना सागर झील की पाल पर, शाहजहाँ ने आना सागर झील की पाल पर 5 संगमरमर से निर्मित बहादुरियों का निर्माण करवाया। यानी देखो विशेषता क्या बन रही है कि मुगल शासक शाहजहाँ, इस मुगल शासक शाहजहाँ ने 5 संगमरमर से निर्मित, यानी मार्बल से निर्मित बहादुरियाँ, यानी 12 खंभों की छतरियाँ यहाँ पे बनाई हैं। पर्यटन के हिसाब से, बैठने के हिसाब से शाहजहाँ ने 5 संगमरमर से निर्मित बहादुरियों का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया था आना सागर झील के पाल पर, यानी आना सागर झील के पास में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आना सागर जो झील है अपनी, प्रमुख रूप से इनके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब बात करें इनके अंतर्गत है कि राजस्थान में और मीठे पानी की झील कौन सी है। देखो इस वीडियो के अंतर्गत सारी मीठे पानी की झील नहीं होगी,
ऐसी झील भी है जिनके केवल आपको नाम याद रखना है, तो वो झील का भी अपन वीडियो बनाएंगे इनके अंतर्गत है। अभी पुष्कर झील भी अपन ले लेते, लेकिन वीडियो बड़ा बन जाएगा। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन पुष्कर झील को भी लेंगे। तो यहाँ आप देखिए एक छोटी छोटी 2 झील और देख ले। देखो झील है झील अपनी हो गई सिलीसैड झील। सिलीसैड झील राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? तो अलवर। सिलीसैड जो झील है वो झील राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है? अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। और इस झील की जो विशेषता यानी विशेष की बात करें तो इस झील का आपको उपनाम याद रखना है बस एग्जाम के हिसाब से। तो देखो उपनाम जो आता है वो इसे कहते हैं राजस्थान के नंदन कानन। राजस्थान के नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो सिलीसैड झील को कहा जाता है राजस्थान के नंदन कानन झील के नाम से पुकारा जाता है। एक तो विशेषता यह है, और दूसरी विशेषता इसकी जो बनती है, ये झील NH 8 पर स्थित है। मैंने आपको पढ़ाया था यानी राजसमंद झील पढ़ाए, उस समय मैंने कहा NH 8 राजस्थान के 6 जिलों से निकलता है। अलवर, जयपुर, नंबर 1 पे अलवर है, नंबर 2 पे जयपुर है, नंबर 3 पे अजमेर है, नंबर 4 पे राजसमंद है, और नंबर 5 पे उदयपुर है, और नंबर 6 पे डूंगरपुर है। यानी इन 6 जिलों से होकर निकलता है। तो उसमें अपना अलवर आता है। तो अलवर के NH 8 पर भी अपनी सिलीसैड झील है जिसे राजस्थान के नंदन कानन के नाम से पुकारी जाती है, और ये ध्यान रखना है। और अलवर को आपको पता उपनाम से भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड जो कहते हो किसको कहते हैं? अपन अलवर को ही कहते हैं, ध्यान रखें। आज और अगर एक झील की बात करें इनके अंतर्गत है कि और विशेषता से कौन सी झील बनती है, तो देखिए आप, मैं अजमेर की 2 झील छोटी छोटी झील है, कल पुष्कर यानी अगले वीडियो में या अपन पुष्कर को लेंगे। अब 2 और झील है जिसके केवल आपको नाम ध्यान रखना है। एक झील आती है फायसागर, फायसागर झील, और एक हो गई गंदोराव झील। देखो राजस्थान के अंतर्गत फायसागर झील अजमेर के अंतर्गत है, और गंदोराव झील भी अजमेर में है, लेकिन यह आती कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर। ये किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आती, और फायसागर है वो अजमेर के अंतर्गत है। इस फायसागर झील का जो निर्माण है वो निर्माण कराया था इंजीनियर यानी अंग्रेज इंजीनियर फाय ने। अकाल रात कार्यों के लिए इस झील का निर्माण हुआ। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना, अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फाय ने, देखो इंजीनियर फाय ने इस झील का निर्माण कराया 1891-92 में। 1891-92 में इंजीनियर फाय ने इस झील का निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरी विशेषता, इस झील के पास में एक मंदिर बन रखा है, और वो जो मंदिर बन रखा है जिसका नाम आता है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, और चामुंडा माता का जो मंदिर है ये यहाँ पे बना हुआ है फायसागर झील के पास में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है
चामुंडा माता का, राजस्थान में चामुंडा माता के मंदिर 3 प्रसिद्ध है और 3 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंतर्गत बन रखा है। और आपको पता है वहाँ पे भगदड़ मचने से 2008 के अंतर्गत के लोगों की जान गई थी और जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन भी किया था। तो राजस्थान के जो दुर्ग पढ़ेंगे उसमें अपने चामुंडा माता देवी पढ़ेंगे, उसके बारे में उस समय डिटेल देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो आप कि चामुंडा माता फायसागर अजमेर, इस देवी की क्या विशेषता बनती है। तो अजमेर के चौहानों के अंतर्गत प्रसिद्ध जो शासक था वो प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और एक इसका दरबारी कविता जिसका नाम क्या आता है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था वो पृथ्वीराज रासो लिखा था और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। और जो इसका जो लिखा हुआ ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और वो ध्यान रखना हिंदी का प्रथम महाकाव्य यानी बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की इष्ट देवी मानी जाती है, यानी ये बताते इस देवी की पूजा करते थे। उस समय इसका मंदिर छोटा है, वर्तमान में इसका मंदिर बड़ा बन रखा है। तो फायसागर झील अजमेर ये विशेषता है। और अगली बात इनके अंतर्गत करें तो गंधराव झील है, इसका तो केवल आपको जिला याद रखना है, किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत बनी हुई है, इनकी आगे जाके कोई विशेषता नहीं बनती है। तो आज अपने मीठे पानी की झील जो यहाँ तक ही है, अगला जो पार्ट आएगा अपना जिसमें लगभग राजस्थान की सारे मीठे पानी की झील आ जाएगी, जिसमें चाहे वो अपनी कायलाना हुए, कोलायत हुए और यह पुष्कर झील हुई। अगर आपने हमारे न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। और ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कोई समस्या है तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका ज़रूर सॉल्यूशन आपको देंगे इनके। और ध्यान रखें अपने चैनल पर राजस्थान जीके पूरा मिलने वाला है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।